नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देखिए, बजट को लेके जो क्रक्स पॉइंट मुझे लगते हैं वो मैं बताऊंगा। मिडिल क्लास फैमिली को क्या मिला, अगर वो इस चीज को देखेंगे मेरे वीडियो में तो शायद निराशा हाथ लगने वाली है। और बजट को ढंग से पढ़ा भी होगा तो आपको हताशा भी हाथ लगने वाली है। लेकिन इस वीडियो में मैंने डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी का इस्तेमाल इसीलिए किया है क्योंकि वैक्सीन को लेकर लगातार वो प्रखर रूप से, मुखर रूप से इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन यहां पर आप उनकी बात से सहमत हो या ना हो, ये आपके बुद्धि पर, आपके विवेक पे मैं छोड़ता हूं। लेकिन जो उन्होंने एक तरीका दिया सोचने का, एक बार सोचना तो जरूरी बन जाता है। उन्होंने क्लेम किया था, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है, 2 पार्ट्स में है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, गो एंड चेक दैट ऑल्सो। वहां बोला कि एस्ट्राजेनिका जैसी जो कंपनियां हैं वो फेक क्लेम करती हैं, फेक रिपोर्ट्स को दिखाती हैं, तब जाके वैक्सीन के ट्रायल को दिखाती है कि बहुत ज्यादा सुरक्षित है और सुरक्षित रहने वाला, इससे कोई समस्या नहीं होगी। तो जब उन्होंने ऐसा बोला तो पूरा समझाया कि क्यों बोला। इसीलिए आज मैं इस खबर को पहले ले रहा हूं और डेस्कटॉप पे अगर आप देखेंगे तो वहां पर आज तक की एक रिपोर्ट है, हूबहू एक एक शब्द मैं आपको वहां से बताऊंगा क्योंकि रिपोर्ट करना मेरे लिए बहुत जरूरी है और आपके लिए भी। पहले आप ये देखिए कि आज तक ने क्या लिखा है। देखिए, यहां पे साफ तौर पे लिखा है, ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में बड़ी गड़बड़ी पाई गई है। देखिए, पूरी दुनिया में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका की कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल जोरों पर किया जा रहा है। हालांकि एक नई रिपोर्ट सामने आने के बाद यह वैक्सीन एक बार फिर से विवादों में आ गई है। आरोप है कि इस वैक्सीन के आखिरी चरण के ट्रायल में शामिल हुए 1500 वॉलेंटियर्स को वैक्सीन की गलत डोज दे दी गई थी। इतना ही नहीं, इस गलती को वॉलेंटियर से भी छिपाया गया। यह खुलासा समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक दस्तावेज के आधार पर किया है। वॉलेंटियर्स की वैक्सीन की गलत डोज देने की घटना को ऐसे पेश किया गया जैसे कि उन पर अलग अलग डोज का भी ट्रायल किया गया हो। 8 जून को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक पत्र में बताया था कि वैक्सीन की अलग अलग डोज देने के बाद भी यह अच्छी तरह काम करती है। इस पत्र पर ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर और ट्रायल के चीफ इन्वेस्टिगेटर एंड्रयू जे पोलार्ड ने भी साइन किया था। इससे पहले रॉयटर्स ने 24 दिसंबर को एक रिपोर्ट में बताया था कि ऑक्सफोर्ड शोधकर्ताओं द्वारा मापने की गलती के कारण वॉलेंटियर्स को वैक्सीन की लगभग आधी ही डोज दी गई थी। पोलार्ड के पत्र में इस तरह की किसी भी गलती को स्वीकार नहीं किया गया है। उस समय गलत डोज की जानकारी शोधकर्ताओं ने ब्रिटिश मेडिकल रेगुलेटर्स को दी थी। रेगुलेटर्स ने तब ऑक्सफोर्ड के ट्रायल की वास्तविक योजना के अनुसार वैक्सीन की पूरी डोज देने के लिए वॉलेंटियर्स का एक ग्रुप भी बनाने को कहा था। पोलार्ड ने पत्र में इस बात का खुलासा भी नहीं किया गया है। वॉलेंटियर्स से बात छिपाने के लिए उन्हें इस बात की भी जानकारी नहीं दी गई है कि इस आधे अधूरे डोज से उन्हें किस तरह का खतरा हो सकता है। ये वाकई खतरनाक है। डोज में गड़बड़ी और बुजुर्गों पर इसके एफिकेसी डेटा में कमी के कारण ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन जांच के घेरे में आ गई है। इस पत्र ने रॉयटर्स ने साझा किया है कि रॉयटर्स ने यह पत्र विश्वविद्यालय से फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के आधार पर प्राप्त किया है। इस पत्र पर विशेषज्ञों ने अपनी अलग अलग राय रखी है। विशेषज्ञों का कहना है कि शोधकर्ता ने वॉलेंटियर्स के साथ पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती है, जबकि उन्हें ट्रायल में किसी भी तरह के बदलाव की पूरी जानकारी देनी चाहिए थी। वह उनका अधिकार है, याद रखिए। वहीं पोलार्ड ने इस पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन को यूके, यूरोपीय संघ और भारत सहित कई देशों में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल चुकी है। सबसे पहले यूके में इस वैक्सीन को मंजूरी मिली थी। इसके बाद 4 जनवरी से लोगों को वैक्सीन देने का काम शुरू किया गया था। वैक्सीन के मामले पे मैं सशब्द उस वेबसाइट का बताऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे से कोई चूक हो, मेरे से कोई गलती हो, मेरे से कुछ ऐसा निकले कि मेरी आवाज को दबाने के लिए ये और सशक्त हो जाए। तो इसीलिए मैंने हूबहू सशब्द मैंने आपको समझाया है। अब बात कर लेते हैं बजट को लेकर के। देखो, बजट को लेकर सबकी आकांक्षाएं, सबकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा जागी हुई थी, लेकिन निराशा सबको हाथ लगी है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो बिल्कुल साफ तौर पे एक लॉलीपॉप पकड़ा दी गई और ऐसी लॉलीपॉप है वो 2024 के बाद ही खत्म होने वाली है। बताऊंगा क्यों। मिडिल क्लास के लिए बजट में बहुत कुछ आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। कुछ चीजें हैं जो आपके लिए है, जैसे कि बजट में घर खरीदारों को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80EE के तहत मिल रही अतिरिक्त छूट को 21 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
सरकार होम लोन के ब्याज पर 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त छूट देती है। एक और जो आपके लिए बेनिफिटेड चीज रहने वाली वो ये है कि टैक्स से जुड़े केसों को फिर से खोलने की समय सीमा 6 से घटा करके 3 साल कर दी गई है। 50 लाख से अधिक के टैक्स चोरी के मामले में 10 साल पुराने रिटर्न खोले जा सकेंगे। बात पीएफ में भी आपको टैक्स देना पड़ेगा जो अब तक नहीं देता है। एक बेसिक सा एग्जांपल समझाया गया, उसे समझाऊंगा मैं आपको। बजट 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि प्रोविडेंट फंड में पीएफ में किसी वित्तीय वर्ष में 2,50,000 रुपए से ज्यादा का लोग योगदान देते हैं और उन्हें उसके ब्याज पर इनकम टैक्स देना होगा। यह एक नया प्रावधान है। 1 अप्रैल 2021 से यह लागू होने जा रहा है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि अगर कोई कर्मचारी 3 लाख रुपए प्रोविडेंट फंड में अपना कंट्रीब्यूट करता है, क्या 3 लाख पे पूरा टैक्स लगने वाला है? तो यहां पर बीबीसी पे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देके समझाया है। उन्होंने बोला कि नहीं, 3 लाख पे नहीं, सिर्फ 50,000 पे आपका टैक्स लगेगा। तो बीबीसी पे बताया गया कि पीएफ पर ब्याज दर 8.5% है। बाकी बचे 50,000 के योगदान पर कर्मचारी को 4,250 रुपए मिले। अब अगर कर्मचारी 30% वाले टैक्स स्लैब में आता है तो कर्मचारी को 1,275 रुपए टैक्स के तौर पे देने पड़ेंगे। अब इस पर 4% का स्वास्थ्य और शिक्षा सेस अगर जोड़ दिया जाए तो यह टैक्स बैठेगा 1,326 रुपए, जो आप पहले कभी नहीं दिया करते थे वो अब दिया करेंगे, क्योंकि ये लॉलीपॉप है जो आम जनता को कहा जा रहा है कि इसका स्वाद चखते रहिए क्योंकि बड़ी स्वादिष्ट होती है। तो अब देखिए इस बजट में आप मोबाइल फोन, उनके चार्जर्स, उनकी एसेसरीज, ये सब महंगी होने जा रही है। देखो मोबाइल फोन एक बेसिक नेसेसिटी बन चुकी है, एक आम इंसान की, खास इंसान की, गरीब इंसान की और गरीब तबकों से नीचे रहने वाले लोगों की भी, क्योंकि हमारा जो देश है, हमारा जो भारत है, ये अब डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ता जा रहा है। भारत डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ता जा रहा है। वैसे वैसे इनकी आवश्यकता तो बढ़ने वाली है, लेकिन महंगी सबसे चीज कर दी गई है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अब जो मुझे बड़ी ही खास बात ये लगी, मैंने कल आपको शॉर्ट्स पे बताया था, सरकार ने कृषि सेस लगाया है। यहां थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कृषि सेस में क्या होता है कि अगर आप 1 लीटर डीजल लेते हैं, आपको 4 रुपए का आपको कृषि सेस देना होगा, और अगर आप 1 लीटर पेट्रोल लेते हैं तो आपको 2.5 रुपए का कृषि सेस देना होगा। सरकार ने बोला है कि कृषि सेस देने वाले व्यक्ति को किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा, यह कंपनी देगी। अब कंपनी भी हमसे लेती है। अब देखिए, नाक को आप ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, तो लंका तो नाक की लगनी है ना। आज नहीं तो 3 दिन बाद तो कंपनी बोलेगी भैया घाटा बहुत हो रहा है, हमें तो भाई जनता से लेना पड़ेगा, तो आके आपके सिर पे पड़ने वाले। लेकिन अब आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, कृषि सेस लगने के बाद भी ऐसी कौन सी चीज घटाई गई है जिसकी वजह से इस कृषि सेस को लाया गया और उसका अतिरिक्त भार हम जनता पे नहीं पड़ रहा है? अब यहां पर सोचने वाली बात है। देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। कृषि सेस लाने के बाद यहां पर सरकार ने 2 टैक्सेस को हटा दिया है। बेसिक एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को घटा दिया गया है और कृषि सेस का इस्तेमाल कर दिया गया है। आप सभी को पता होगा ना, कुछ टैक्सेस होते हैं जिसमें जो रेवेन्यू होता है वो भारतीय सरकार और राज्य सरकार, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर के उसको शेयर करती है। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो शेयर होता है तकरीबन उन टैक्सेस का 40% तक होता है। यहां पर अगर आप देखेंगे 14वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी का जो फॉर्मूला दिया है उसके मुताबिक राज्यों का करीब करीब 40% राशि देनी पड़ती थी। लेकिन जब ये सेस लगाया जा रहा है तो उसमें राज्यों के साथ बंटवारा नहीं होगा। ये 40% की जो शेयरिंग है वो खत्म हो जाती है और साथ ही 100% जो पैसा है वो हमारे सरकार के पास जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि सेस लगा दिया और 2 कर हटा दिए तो राज्य का थोड़ा सा नुकसान तो कर ही दिया। 40% शेयरिंग बहुत ज्यादा होती है। अब वही सरकार ने हेल्थ को लेकर बोला है, कोरोना की वजह से ही देश इस बार हेल्थ बजट में 137% का इजाफा किया है। हेल्थ बजट अब 2.23 लाख करोड़ का होगा। इसके लिए पिछली बार 94,000 करोड़ रुपए रखे गए थे। पहली बात देखो, हमें ना एक तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जो भी जितने भी हम देखते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल बिल्कुल बेकार है, इससे अच्छी हॉस्पिटलाइजेशन जो भी ट्रीटमेंट है हमें सरकारी में बहुत ज्यादा सरकारी से बहुत ज्यादा अच्छी हमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिलती है। कई लोग मानते भी होंगे, कई लोग सरकारी हॉस्पिटल में इसलिए जाते हैं क्योंकि बेहतर तकनीक, बेहतर टेक्नोलॉजी, बेहतर सर्विसेज, बेहतर डॉक्टर्स नहीं होते हैं। डॉक्टर्स तो खैर बेहतर होते ही हैं,
सर्विसेज अच्छी नहीं होती हैं, ठीक है, स्टाफिंग अच्छी नहीं होती है, सुविधाएं अच्छी नहीं होती हैं, तो ये सब हम बात रखते हैं। तो यहां पर आप दैनिक जागरण का एक न्यूज़पेपर पढ़ो। ऐसा नहीं कि अखबार में खबरें नहीं आती हैं, पढ़ना तो मत छोड़िए। तो यहां पर है कि जो प्राइवेट पे भरोसा करते हैं उनके साथ धोखा बहुत बड़ा होता है। प्राइवेट से अच्छा जहां आप लाखों लाखों रुपए आप देकर के आते हैं और आपको जो इलाज मिलता है वो सरकारी हॉस्पिटल से भी बदतर मिलता है। यहां पे बताया गया है कि महंगा इलाज और सस्ती गुणवत्ता है निजी अस्पतालों का सच। ये बात सरकार ने खुद कही है। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम का मानना है कि स्वास्थ्य क्षेत्र को निजी क्षेत्र के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। भारत में निजी अस्पतालों के इलाज की गुणवत्ता सरकारी अस्पतालों से के बेहतर नहीं है, लेकिन वहां इलाज कराना काफी महंगा होता है। आंखें खोल देने वाला जो तथ्य है, यह भी देखिए, आंखें खोल देने वाला जो तथ्य है, लिखा है कि भारत में अधिकतर लोगों की मौत अस्पतालों का अपर्याप्त पहुंच के कारण नहीं बल्कि घटिया किस्म के इलाज के कारण होता है। एक ही मरीज के अस्पताल में दोबारा भर्ती होने की दर भी निजी अस्पतालों में अधिक है। दोबारा भर्ती होने पर निजी अस्पतालों में मरीजों की अधिक समय तक रहना पड़ता है। किसी मरीज को दोबारा भर्ती होने पर उस पर काफी आर्थिक बोझ पड़ जाता है। तो अब ये सब पढ़ेंगे, सरकारी की तुलना में निजी का खर्च कितना ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो ये कुछ बातें हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि प्राइवेट के हाथ में सब कुछ दे दीजिए, सब कुछ देने के बाद भी, थोड़ा कुछ देने के बाद भी ये सारी बात निकल के आती है। वैक्सीन को लेके अलग फंड बनाया गया है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि सरकार ने कोरोना सेस जैसी कोई चीज नहीं लगाई, क्योंकि हमने बाकी स्टेट्स में देखा था। इसी की वजह से कोरोना सेस जैसी कोई बात निकल के नहीं आती है, तो बाजार में तेजी हमें और आपको देखने को मिली थी। एफडीआई, जिसका हमारी बीजेपी सरकार विपक्ष में रहा करती थी और विरोध करती थी कि कम से कम बीमा के क्षेत्र में एफडीआई को नहीं लेना चाहिए, और अब बीजेपी क्या करती है, जब सत्ता में है तो 49 से बढ़ा करके 74% कर दिया गया है। अब वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई गई है ताकि पुरानी गाड़ियों को हटाया जा सके। 20 साल तक पेट्रोल और 15 साल तक आपकी कमर्शियल जो व्हीकल हैं उसके बाद स्क्रैप किए जाने की बात की गई है। पिछले साल बजट में सरकार ने 1 लाख डिपॉजिट पर बीमा सुरक्षा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर के 5 लाख रुपए कर दिया गया था। अब कहा गया है कि अगर बैंक आपका डूब जाता है तो आपको पैसा जल्द से जल्द देने की जो कार्रवाई है वो की जाएगी, आपको पैसा जल्दी दिया जाएगा। अभी तक महीने महीने लग जाते थे, इसमें कई सारे महीने लगते थे। पीएमसी बैंक हो गया, अभी 2-4 बैंक और डूबे थे तो उसमें समस्या होती थी। सरकार ने बोला कि ठीक है, अगर आपका बैंक डूबता है तो आपका पैसा जल्दी मिलेगा। ये कुछ क्रक्स लगे मुझे। बाकी इसमें आम आदमी इसी में खुश है कि भैया एक कम्युनिटी के जो लोग हैं ना वो अभी दबे कुचले हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बस वो दबे हुए हैं, हम इसलिए सरकार से खुश हैं। 80% लोग मेरी लोकेलिटी के ये कहते हैं कि भैया हम तो बीजेपी का बजट 3 साल से देख ही नहीं रहे, क्योंकि इनके बजट में तो सिंपल सी खुशहाली कभी रहने वाली है नहीं। ये सिर्फ बातें ही करते हैं, बकवास बहुत ज्यादा करते हैं, बस हम इसीलिए वोट दे जाते हैं क्योंकि पर्टिकुलर कम्युनिटी बस दबी हुई है। तो शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।